Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। मशहूर साहित्यकार और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य है, पेट का दर्द और देश का दर्द। उसी का एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ, बात खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगी। उन्होंने लिखा, एक भले आदमी का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। कल जब उनका प्रेम बीच बरसात में बांध तोड़ने लगा तो उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुला लिया। हमारे सामने बैठ गए और लड़के लड़कियों को परोसने की हिदायत देने लगे। जितना उन्होंने परोसा उसके आधे में मेरा पेट भर गया। हम धीरे धीरे पापड़ चुगने लगे। पापड़ का भी जिसने आविष्कार किया कमाल किया। इसे चुगते हुए बड़े से बड़े पेटू का साथ दिया जा सकता है। खाने के सिवा यह मुहावरे बनाने के काम भी आता है, जैसे पापड़ बेलना और पापड़ तोड़ना। एमएलए बनने के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब हम वर्तमान में लौटते हैं। विधायक महोदय बहुत सारे पापड़ बेलकर विधायक हुए हैं, लिहाजा इसे भुनाने का कोई मौका जाया नहीं करते। एक अकेली जान कितना खाती, लेकिन जबरन मुंह में लड्डू ठूंस दिया। ट्रेनिंग के लिए अब 1 महीना प्रैक्टिस करेगी। प्रैक्टिस के लिए इसको जैसे भी साइकिल की आवश्यकता होगी, उसमें जो भी पैसा लगेगा वो हम लोग वहन करेंगे। इसने मिथिला का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। दिवालियापन यह कि लड़की ने मजबूरी में साइकिल चलाई, लेकिन इन्हें लगा कि साइकिल चलाना ही इसकी हॉबी है, सो वादा कर दिए कि बढ़िया से बढ़िया और महंगी से महंगी साइकिल तुम्हें मिलेगी। इसके बाद चेलों को जिस काम के लिए साथ रखा जाता है वो काम चेले ने बखूबी अंजाम दिया। एक अदद ताली। गरीब अनुसूचित बताकर मदद का ये सियासी लाइट कैमरा एक्शन घर के भीतर भी हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक के इन समर्थक को ध्यान से देखिएगा। तो ये बढ़िया साइकिल जाके पसंद कर लीजिए, जितना भी दाम का साइकिल होगा इसको साइकिल ज्योति पासवान की कहानी पूरे देश ने देखी और सुनी। ज्योति ने गुड़गांव से दरभंगा की 1200 किलोमीटर की यात्रा अपने घायल पिता को एक साइकिल पर बिठाकर पूरी की। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर इवांका ट्रंप ने एंट्री मारी। जी हां, उन्हीं ट्रंप साहब की बेटी जो मोदी जी के खासुल खास मित्र हैं। इवांका ने ट्वीट किया कि इस खूबसूरत उपलब्धि ने भारतीयों के अवचेतन में अपना स्थान मुकर्रर कर लिया है। इवांका का आना था और हिंदुस्तानी एलीट की कमजर्फ जहनियत, हीनता बोध यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सतह पर फैल गई। क्या रविशंकर प्रसाद, क्या रामविलास पासवान और क्या राकेश सिन्हा। मजबूरी और असहायता में उठाए गए कदम को रविशंकर प्रसाद ने साहस का अप्रतिम उदाहरण घोषित कर दिया। रामविलास पासवान के लिए यह अभिभूत करने वाला वाकया रहा। जब व्यक्ति अभिभूत हो जाता है तो वह धार्मिक वेद पुराणों से तुलनात्मक अध्ययन करने लगता है। पासवान जी ने श्रवण कुमार की उदात्त परंपरा में ज्योति की वीरता को रखा। भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा इस अवसर पर विनम्र हो गए। उन्होंने पाया कि संघर्ष में विनम्रता का जो रूप होता है वही ज्योति में उन्हें दिखता है। यह इस देश का प्रभुवर्ग है जिसका बौद्धिक दिवालियापन ज्योति ने उजागर कर दिया। भूखे प्यासे मजबूरन सरकारों द्वारा पैदा की गई स्थिति के चलते जो बच्ची इस अमानवीय त्रासदी से गुजरी, उसमें विनम्रता और अभिभूत होने की कला ही राजनीतिक वर्ग का नया जमा हासिल है। ऐसा नहीं है कि यह बीमारी सिर्फ राजनीतिक वर्ग को ही है। टीवी की दुनिया में एंकराओं ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिभा का पुरजोर प्रदर्शन किया। चित्रा त्रिपाठी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। उन्होंने बिहार की अस्मिता को समय रहते पहचान लिया। समझदारी की आवाज़ एक जगह से आई, आप उसे भी देख लीजिए। ज्योति प्रकरण ने राजनीति, समाज और व्यवस्था को बेपर्दा कर दिया है। ज्योति के घर में नेताओं ने पीपली लाइव का दृश्य रच दिया है। उसके घर पर अब तक 4 साइकिलें और कपड़े लत्ते का ढेर लग गया है। क्या इन 4 साइकिलों के लिए ज्योति ने 1200 किलोमीटर की वह यात्रा की थी? इसी सवाल के जवाब में हमारी तमाम विफलताओं के सूत्र छिपे हैं। राजनीतिक वर्ग लक्षण का इलाज करता है, तत्काल आराम। बीमारी के इलाज में न तो उसकी कोई दिलचस्पी है, न ही इसमें उसका कोई राजनीतिक लाभ। लिहाजा इस ज्योति को तो नई साइकिल मिल गई और हजारों ज्योतियां फिर भी सड़क पर पैदल चल रही हैं। ट्रेनों में ठूंस ठूंस कर भूखे प्यासे यात्रा कर रही हैं। कुछ की जान भी इसमें चली जा रही है। ट्रेनों से याद आया, देश भर में ट्रेनें भारत भ्रमण करने निकल पड़ी हैं।
लगभग 2 महीने बाद चली विशेष ट्रेनों ने अपना गंतव्य छोड़ देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचना शुरू कर दिया है। अपुष्ट खबरें हैं कि अब तक ऐसी ट्रेनों की संख्या 40 है जो निकली कहीं और जाने के लिए, लेकिन पहुंच कहीं और गई। मजदूर इन ट्रेनों में थके हारे भूखे प्यासे बंधक बने हुए हैं। जैसे रेल मंत्री कभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि कोई ट्रेन जो पटना के लिए चली थी मुगल सराय से गया की तरफ क्यों चली गई, जो गोरखपुर के लिए चली थी पुरुलिया की तरफ क्यों चली गई। अगर ये जानकारी रेल मंत्री ट्वीट कर दें और खेद प्रकट करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप मुझे अंग्रेजी में बताइए कि कौन सा स्टॉर्म यानी तूफान बवंडर खड़ा हो जाएगा। मुंबई गोरखपुर ट्रेन राउरकेला पहुंच गई, फिर इलाहाबाद होते हुए गोरखपुर पहुंचाई गई। कुर्ला पटना ट्रेन पुरुलिया पहुंच गई, फिर बंगाल के पुरुलिया से पटना लाई गई। बेंगलुरु बस्ती जाने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई, फिर वहां से बस्ती लाई गई। गोवा बलिया भी भटक कर नागपुर चली गई और नागपुर से ले जाकर बलिया पहुंचाई गई। कुछ अखबारों ने तो यह भी लिखा है कि अपने रूट से भटक कर कहीं और पहुंच जाने वाली गाड़ियों की संख्या 40 है। और अब बात एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड गंवार की। इसे दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकारिता में आने वाली नई पीढ़ियां गलती से भी इस व्यक्ति को पत्रकार और इसकी भाषा को पत्रकारिता की भाषा न समझ लें। यह लफंगई के लगभग आसपास चट्टी चौराहों पर इस्तेमाल होने वाली शोहदों की भाषा है। जरा आप भी सुने। क्यों अमर अल्ताफ, सुनाई दे रही है? अकल ठिकाने आ गए? उमर फकर फकर यूसुफजाई, आवाज आ रही है? क्या हो गया? पाकिस्तानियों की लाइन खराब हो गई, गला खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया? जब इंसान की मौत सामने होती है ना, तब वो झूठ नहीं बोलता। तुम पाकिस्तानियों की मौत सामने खड़ी है, इसीलिए आप अभी मान रहे हो कि हाँ भाई पीओके तो भारत का ही है। अच्छी बात है, आपकी मौत भी आ रही है और आप सच भी बोल रहे हैं। हिंदी टीवी पत्रकारिता मानो इन दिनों विदूषक नौटंकीबाज एंकरों के भरोसे छूट गई है। इनसे पत्रकारिता के अलावा वो सारे काम करवाए जा सकते हैं जो आमतौर पर मुंबई में सास बहू सीरियल के खूबसूरत कलाकार करते हैं। किसने कहा? विषय को भटका रहे हैं आप। यह बात छोड़ दीजिए, आप भी भड़काने वाली बात कर रहे हैं। और मैंने बोला अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में यही टिप्पणी होती, क्या करते आप बताइए? फोन लगाइए ना राहुल गांधी को, सोनिया जी को, बोलिए इनको निकाले। झूठे साधु संतों को हाथ पकड़ के जेल में पहुंचाया है मैंने। आप बताइए ना मौलाना साहब को कि भगवा का सम्मान करते हैं तो भगवा पहन के बैठे। खबर को गलत पर्सपेक्टिव में मत लीजिए। ये सोशल मीडिया पेजेस बनाए गए हैं और इसलिए बनाए गए हैं कि अपमान किया जाए। ये फेक में कुछ नहीं है। अब आप एक वीडियो देखिए। प्रकाश जी, आपसे आखिरी सवाल, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या नहीं। आपके आने से पहले हम चीन के बारे में बात कर रहे थे। चीन के साथ इस समय हमारा तनाव चल रहा है। आप कुछ देश को बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसको आप एक बार फिर से देखिए। प्रकाश जी, आपसे आखिरी सवाल, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या नहीं। यह वीडियो आपको दोबारा दिखाने का मकसद यह है कि आप समझ लें कि खबरिया चैनलों की दशा कितनी दयनीय है। अव्वल तो कुछ एक लोगों को ही इस सरकार में जिम्मेदार लोगों से बातचीत का मौका मिलता है, लेकिन जिन्हें मिलता है वो मंत्री जी से कहते हैं आप चाहें तो इस सवाल का जवाब दें, न चाहें तो न दें। क्या ऐसे लोग मीडिया का कोई भला कर रहे हैं? यह बात उजागर है कि भारत चीन की सीमा पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके बावजूद मंत्री जी से कड़े सवाल पूछने, उनसे हालात पर सफाई मांगने की बजाय यह कहना कि आप चाहें तो जवाब न दें, यह पूरी पत्रकारिता को दांव पर लगाने वाली बात है। ऐसे एंकर न तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, न ही आपको ईमानदार सूचनाएं दे रहे हैं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, वो मीडिया जो आपके समर्थन से चले, सरकारों और कॉरपोरेशन के दबाव से आज़ाद रहे। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते हमने जो कहानी चुनी है वह कोई ग्राउंड रिपोर्ट ना होकर एक एक्सप्लेनर है, जिसे thelallanTop.com पर सौरभ द्विवेदी ने पेश किया है। आप सब ने सुना होगा कि बीते दिनों चीन ने एक बार फिर से भारत के हिस्से में घुसपैठ की है। पर क्या है भारत चीन के बीच सीमा का मसला? क्या है मैकमोहन लाइन? और दोनों देशों के बीच बारंबार क्यों सीमा को लेकर टकराव की स्थितियां खड़ी हो रही हैं? इस मसले को सीधे और सुलझे अंदाज में यह शो आपके सामने रखता है। तो आखिरी में लद्दाख में भारत और चीन के बीच क्या पक रहा है, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। बात पेंगोंग झील से शुरू हुई थी, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। देश के नक्शे में पेंगोंग लेक देखिए। लद्दाख में भारत और चीन की सीमा के ऊपर
थोड़ा और करीब से देखते हैं। झील का पश्चिमी हिस्सा भारत में और पूर्वी छोर चीन में। झील की लंबाई 135 किलोमीटर। पश्चिमी छोर से शुरू करें तो 45 किलोमीटर तक का हिस्सा हम अपना मानते हैं। आगे का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन का। चीन के हिस्से पर भारत को आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत वाले हिस्से पर भी चीन अपना हक जताता है। झील में पानी के बीच से यहाँ भारत और चीन की नियंत्रण रेखा गुजरती है। चीन उसे भी नहीं मानता। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको भी ठहर के समझ लेते हैं। जमीन पर खींची लकीरों के झगड़े हैं, इसलिए नक्शे से ही समझ पाएंगे। ये भारत और चीन के बीच की सरहद है। असल में तो भारत का हिस्सा चीन से लगता ही नहीं, तिब्बत का हिस्सा लगता है, लेकिन तिब्बत अब स्वायत्त नहीं रहा, चीन के कब्जे में है। और ये बात भारत ने भी आधिकारिक रूप से मान ली है, इसलिए इसे भारत चीन सीमा ही कहा जाता है। आधिकारिक रूप से ये सीमा कब तय हुई थी? साल 1914 में शिमला में। मेज पर थे भारत, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, तिब्बत और चीन। भारत में ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कागज पर लकीर खींचकर नक्शा बनाया और उन्हीं के नाम पर इस सीमा को मैकमोहन लाइन कहा गया। आधिकारिक रूप से यही भारत की सीमा है। इस रिपोर्ट का पूरा हिस्सा देखने के लिए आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कोरोना की अफरा तफरी में जमूरों की बनाई है, तो बजाओ डमरू। कोरोना कोरोना